हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं इस समय आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड। आ जाइए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जल्दी से। साथियों, आप सभी को पता है कि आज अपने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी ये टॉपिक अपने कल स्टार्ट किया था, और टॉपिक कौन सा है आपको अच्छे से पता है। अपने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक है राजस्थान में परिवहन। राजस्थान में परिवहन टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, और परिवहन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हुए कल की कक्षा में अपने जयपुर मेट्रो और रेल परिवहन का अध्ययन किया था। ठीक है साथियों, जयपुर मेट्रो और रेल के अध्ययन के बाद में आज मैंने आपको कहा था पहले मेट्रो में चढ़ेंगे, फिर रेलगाड़ी में यात्रा करेंगे, उसके बाद में हवाई यात्रा करेंगे, लास्ट में सड़कों पर आएंगे। यानी लास्ट में क्या पढ़ेंगे? सड़क परिवहन। रवि वर्मा गुड आफ्टरनून, पूजा कुमारी राम राम, टीनू चौधरी जय हिंद, विंता कुमारी राम राम, मोनिका गुड आफ्टरनून, इंसानाज गुड आफ्टरनून, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए सभी जल्दी से। तो अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार सेशन को कंटिन्यू करूं। हाँ, आज ये परिवहन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और कल की कक्षा में अपने एक टॉपिक और पूरा कर देंगे, राजस्थान की प्रमुख झीलें। यानी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ज्योग्राफी में काउंट होती है भाई। जैसे राजस्थान के परिचय से लेकर सारे टॉपिकों के नाम बोलूं मैं आपके सामने, तो आपकी जुबान से ये ना निकले कि ये हमने नहीं पढ़ा। ठीक है ना? क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ज्योग्राफी के प्रश्न एसआई में 8-9 आने हैं, लेकिन मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं आपको भी दोस्तों, अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपको बार बार कहीं पर ठोकरें खाने की जरूरत, यानी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सही है या गलत है? सही है ना? तो अपना मोटिव, मेरा मोटिव यही है भी, आपको भी इस बात का पता है कि एसआई में सीटें 1000 है, तो स्टूडेंट 1000 ही लगेंगे। 1000 सीटों पर 5000, 50,000, 5 लाख नहीं लगेंगे। 1000 सीटें हैं तो 1000 ही लगेंगे। हाँ या ना? लेकिन आपको इस बात का भी मालूम है भी, अपने यहां नहीं तो कहीं और लाइफ जरूर सेट करेंगे एक नौकरी के रूप में। बताओ हाँ या ना? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, अपने जयपुर मेट्रो और रेल परिवहन पढ़ा था, अब पढ़ेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम दोस्त आपको पता होना चाहिए कि वायु परिवहन संविधान की कौन सी सूची का विषय है। वायु परिवहन संविधान की कौन सी सूची का विषय है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वायु सेवा संविधान की कौन सी सूची का विषय है, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या जी, वायु सेवा तो संविधान की संघ सूची का क्या है? विषय है। अब दो बातें देखो एक साथ याद करवा रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रेलवे का दोस्तों राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, और भारतीय रेलवे का शुभंकर था बोल्लू हाथी। यह बात मैंने आपको बताई 1950 में। याद रखना, रेलवे के 3 साल बाद लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा करना स्टार्ट कर दिया था। तो वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ साथियों? 1953 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, जबकि वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। इसके बाद में देखो फिर है वायु सेवा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी। अगर आपसे पूछ ले कि वायु सेवा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी कितनी है, तो भारत में वायु सेवा उपलब्ध करवाने वाली 2 कंपनियां हैं। कितनी कंपनी है? 2। भारत में वायु सेवा उपलब्ध करवाने वाली कितनी कंपनी है? 2 कंपनी। अब दोनों कंपनियों के आपको नाम पता होना चाहिए। एक तो कंपनी है दोस्तों, 2 कंपनियां हैं, एक तो है इंडियन एयरलाइन और दूसरी है एयर इंडिया। भारत में वायु सेवा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी कितनी है? 2। एक तो है इंडियन एयरलाइन और एक है एयर इंडिया। ये तो है इंडियन एयरलाइन जो राष्ट्रीय सेवा उपलब्ध करवाती है। राष्ट्रीय सेवा का मतलब समझते हो? जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आप घर से प्लान बना करके गए
कि यार अपने अब कुछ दिन, महीने 2 महीने घूम के आते हैं। आपने प्लान बना लिया, आपने प्लान किया कि अपने गोवा घूम के आएंगे, अपने तमिलनाडु जाएंगे, उटी घूम के आएंगे। उटी आपने नाम सुना है ना? उटी तमिलनाडु में पर्यटन स्थल है। आपने सोचा कि अपने दार्जिलिंग में घूम के आएंगे। दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। आपने सोच लिया गोवा घूम के आएंगे। आपने सोचा कि देवभूमि उत्तराखंड में घूम के आते हैं। आपने सोचा हिमालय में जाते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, यानी आपने सोचा हिमाचल घूम के आएंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपका थोड़े देर बाद प्लान चेंज हो गया। प्लान चेंज होने के बाद में सोचा कि यार अब अपने पास 2-3 महीने का टाइम है, ये दार्जिलिंग, ये उटी तमिलनाडु, ठीक है, और ये जैसे देवभूमि उत्तराखंड, हिमाचल, यहां तो कभी घूम सकते हैं। एक बार यार अपने सोचते हैं कि जैसे मलेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर घूम के आए। आपने प्लान बनाया, सोचा कि चलो एक बार अपने यूएस से घूम के आते हैं, अमेरिका जाते हैं। तो फिर आपको पता नहीं है अरविंद मेरे को क्या है, क्यों नहीं चल रहा है वीडियो? बताओ भाई, किसके फोन में वीडियो नहीं चल रहा है? पवन कुमार उपाध्याय एक बार रिफ्रेश कर ले। तो फिर आपका प्लान बना कि अपने यहां नहीं, एक बार अपने सिंगापुर घूम के आएंगे, एक बार अपने बाहर थाईलैंड जाएंगे, ये करेंगे। तो फिर आपको टिकट लेनी पड़ेगी किससे? एयर इंडिया से। तो राष्ट्रीय सेवा उपलब्ध करवाने के लिए इंडियन एयरलाइन और अंतरराष्ट्रीय, अरे फिर यार तू बुड्ढो हो गयोगे। हरी बोल रहा है सर मैं क्या करूं, डीमोटिवेट हो गया, 4th ग्रेड के चक्कर में पुलिस का मौका गवा दिया। तो फिर क्या बुढ़ा हो गया क्या तू? जो बंदा ये सोचता है ना, ये सोच करके टेंशन लेता है कि आपनों तो की कौन बने, और जका जानबूझ के डीमोटिवेट हुआ तो वहां पढ़ाई छोड़ के कोई और काम लग जाना चाहिए। साथियों मैं हर बार आपको एक बात बोलता हूं, एजुकेशन किसी का उधार नहीं रखती। ये बात ध्यान रखना, एजुकेशन किसी का उधार नहीं रखती। एक बार में नहीं लेकिन एक बार सफलता, जो एक बार में नहीं लेकिन एक बार सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। एक दिन में नहीं मिल सकती लेकिन एक दिन पक्का मिलेगी। एजुकेशन जो जितना पढ़ा है ना उसे इतना उतना कामयाब बना देगी एजुकेशन। ठीक है साथियों, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा ये सोचते हैं ना, कई कई कमेंट करते हैं मेरी तो अब लाइफ ही खराब हो गई, ये हो गई, वो हो गया। अरे यार ऐसा क्या हो गया आपके साथ है? क्या हो गया? तेरा 4th ग्रेड में नहीं, मान लीजिए तेरा कांस्टेबल में नहीं हुआ, तो हो सकता है भगवान ने तेरे को इससे बड़ी नौकरी के लिए चुना हो। आपका काम मेहनत करना है। हे प्रिय बंधु, आपने सुना है, हे प्रिय मनुष्य, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल भगवान आपको जरूर देगा एक दिन। ठीक है, समझे मेरी बात? तो चलिएगा, तो ये देखो, अगर आपने प्लान किया, हां बात ये है ऐसा कुछ नहीं होता, आप तैयारी करो यार। हे प्रिय मनुष्य, कर्म किए जा, फल आपको भगवान एक दिन जरूर देगा। ठीक है ना? तू ये सोच करके कर्म मत कर। जो पढ़ाई को, ये बातें कौन करते हैं? जो पढ़ाई को एक बार समझते हैं कि यार ओ ई संग मेरे को पेंडो कद छूट सी, बे नौकरी कौन लगे। जो पढ़ाई को एक मनोरंजन का साधन,
समझते हैं ना, वो बहुत जल्दी नौकरी लगते हैं क्योंकि फिर उनकी रुचि उनमें बहुत बढ़ जाती है, ये होता है। और जो पढ़ाई को बोरिंग समझते हैं वो कभी भी नहीं, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है, वो बोरिंग तो पहले ही समझ रहे हैं, तो बताओ कहां से नौकरी लगेंगे। सही है ना। तो ये देखो सुनो, इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया। अब ध्यान पूर्वक देखो, इंडियन एयरलाइन है ये दोस्तों राष्ट्रीय सेवा उपलब्ध करवाती है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, दिल्ली में है। एयर इंडिया ये अंतरराष्ट्रीय सेवा उपलब्ध करवाती है, और एयर इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मुंबई में है। तो दोनों बातें आपके समझ में आ गई। भारत में वायु सेवा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी कितनी है, दो, एक तो है इंडियन एयरलाइन और दूसरी है एयर इंडिया। तो ये जो इंडियन एयरलाइन है ये राष्ट्रीय सेवा उपलब्ध करवाती है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय सेवा उपलब्ध करवाती है, इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। ठीक है, आगे आ जाओ, फिर बात और पढ़ते हैं। अब देखो सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों कि राज्य में कुल 22 हवाई पट्टी व 10 एयरपोर्ट है, जिन पर 4 विभागों का क्या है, अधिकार है। समझ गए। राज्य में कुल 22 क्या है, हवाई पट्टी है, और 10 है एयरपोर्ट, जिन पर 4 विभागों का क्या है, अधिकार है। वो 4 अलग अलग विभागों के अधिकार में है। अब विभाग देखो 4 कौन कौन से हैं। पहला मैंने यहां पर जो विभाग लिखा है, पहले नंबर 1 पर मैंने जो विभाग लिखा है वो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसका मुख्यालय है सफदरजंग में, और यह सफदरजंग पड़ता है नई दिल्ली में। इसके अधीन एयरपोर्ट है कितने, 4। पहले नंबर पर बताया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग नई दिल्ली, अधीन एयरपोर्ट कितने हैं, 4। तो पहला एयरपोर्ट कौन सा है, सांगानेर एयरपोर्ट जो जयपुर में है। यह भारत का 14वां और राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा 2006 में मिला था। समझ गए। दूसरा देखो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन दूसरा है डबोक या महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो उदयपुर में है। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, ठीक है ना। तो इसमें आप याद रख लेना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये क्या है, प्रस्तावित। कोटा एयरपोर्ट कोटा में है, और किशनगढ़ एयरपोर्ट कहां है, अजमेर में। दोबारा फिर बता रहा हूं, देखो सुनो, राज्य में कुल कितने 22 हवाई पट्टी व 10 एयरपोर्ट है, जिन पर 4 विभागों का क्या है, अधिकार है। तो विभाग 4 देखो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सफदरजंग नई दिल्ली। अधीन एयरपोर्ट कितने हैं, 4। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर जो भारत का 14वां व राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दर्जा 2006 में दिया। डबोक या महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में है, कोटा एयरपोर्ट कोटा में है, और किशनगढ़ एयरपोर्ट कहां है, अजमेर में। किशनगढ़ एयरपोर्ट कहां है, अजमेर में। तो ये हो गए 4। इसके बाद में फिर आता है वायुसेना के अधीन एयरपोर्ट। राजस्थान में ऐसे एयरपोर्ट यानी हवाई पट्टी या एयरपोर्ट ऐसे हैं जो साथियों वायुसेना के क्या है, अधीन है। और वायुसेना के अधीन एयरपोर्ट कितने हैं, 6। इसे बोलते हैं सामरिक महत्व के हवाई अड्डे। आपने एक नाम सुना है, सामरिक महत्व के हवाई अड्डे। सामरिक महत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी सेना के जो अधीन होते हैं या सेना के लिए जिनको विशेष आंका जाता है वो। तो अब देखो नेक्स्ट बात, राज्य में सेना के अधीन एयरपोर्ट कितने हैं, 6। जैसे रातानाडा एयरपोर्ट कहां है, जोधपुर में। फलोदी एयरपोर्ट पहले जोधपुर में था, फलोदी नया जिला बन गया तो फलोदी जिले का नाम लेंगे, फलोदी एयरपोर्ट फलोदी। जैसलमेर एयरपोर्ट जैसलमेर। सूरतगढ़ एयरपोर्ट श्री गंगानगर। तो ये देखो सुनो, रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर में है, फलोदी एयरपोर्ट फलोदी में है, जैसलमेर एयरपोर्ट जैसलमेर में, सूरतगढ़ एयरपोर्ट श्री गंगानगर में है, उत्तर तलाई एयरपोर्ट बाड़मेर में है, और नाल एयरपोर्ट कहां है, बीकानेर में है। तो ये देखो 2, 2, 4 और 2, 6, ये 6 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो वायुसेना के अधीन हैं। इसका मतलब है भी ये एयरपोर्ट सामरिक महत्व के एयरपोर्ट है। तो रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर, फलोदी एयरपोर्ट फलोदी में है, जैसलमेर एयरपोर्ट जैसलमेर में है, सूरतगढ़ एयरपोर्ट श्री गंगानगर में, उत्तर तलाई एयरपोर्ट बाड़मेर में है, और नाल एयरपोर्ट है बीकानेर में है।
इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात आती है दोस्तों निजी क्षेत्र के एयरपोर्ट। निजी क्षेत्र के एयरपोर्ट कितने हैं? 4। 4 एयरपोर्ट निजी क्षेत्र का मतलब है ये एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो कौन कौन सा है? देखो, कांकरोली एयरपोर्ट ये राजसमंद में है और ये जेके ग्रुप के अधीन है। वनस्थली एयरपोर्ट टोंक में है जो वनस्थली विद्यापीठ के अधीन है। पिलानी एयरपोर्ट झुंझुनू में है, ये बिड़ला ग्रुप के अधीन है। और 12 एयरपोर्ट 12 में है, ये अडानी ग्रुप के अधीन है। तो कितने एयरपोर्ट हो गए? 4। निजी क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर के एयरपोर्ट कितने हैं? 4। 4 एयरपोर्ट कौन कौन से? कांकरोली एयरपोर्ट राजसमंद जेके ग्रुप के अधीन है। वनस्थली एयरपोर्ट टोंक में वनस्थली विद्यापीठ के अधीन है। पिलानी एयरपोर्ट झुंझुनू में बिड़ला ग्रुप के अधीन है। और 12 एयरपोर्ट 12 में है जो अडानी ग्रुप के अधीन है। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार के अधीन आपसे पूछ ले तो राज्य सरकार के अधीन कितने हैं? 18 एयरपोर्ट है। 18 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो राज्य सरकार के अधीन हैं। और इसके बाद में देखो राज्य में, अब देखो यहां पर एक बात समझने वाली है। मैंने आपको कहा कि राज्य में कुल 22 हवाई पट्टी व 10 एयरपोर्ट है जिन पर 4 विभागों का अधिकार है। एक कितना हो गया? 4। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन 4, वायुसेना के अधीन 6, निजी 4। तो कितने हो गए? देखो 6 और 4 10 और 4 है 14। अब इसके बाद में 18 और 14 को जोड़ देते हैं तो 6 और 8 6 14, एक कितना लिखा? 18, 4 और 4 8 6 14। और इसके बाद में देखो 8 है और 8 4 12, 2 1 1 2 1 3। तो कितने हो गए? 32। 22 और 10 कितने होते हैं? 32। 10 एयरपोर्ट और 22 हवाई पट्टी तो 32 हो गए। 32 हो गए। सारा सिस्टम 4 विभागों के अधीन है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन 4, वायुसेना के अधीन 6 एयरपोर्ट है और निजी क्षेत्र के 4। तो 4 4 8 6 कितने हो गए? 14 और 18 कितने होते हैं? 32। तो राज्य सरकार के अधीन है 18 एयरपोर्ट या हवाई पट्टी। इसके बाद में देखो राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है निमराना, कोटपुतली, बहरोड और दौसा में। चलो आगे अब परिवहन आ जाए। सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन आ जाएगा? सड़क परिवहन। ठीक है, कौन सा? सड़क परिवहन। सर्वप्रथम दोस्तों अपने यात्रा की थी किस में? मेट्रो में। फिर अपने यात्रा कर ली रेलगाड़ी में, फिर हवाई यात्रा कर ली। अब लास्ट में सड़क परिवहन पढ़ेंगे। तो साथियों मैं छोटी छोटी 2 बातें आपसे साझा कर रहा हूं, आप मुझे बता देना क्या। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में नेशनल हाईवे है और आगे, अब सड़कों में ना आप दोस्तों मत याद करना चाहिए क्योंकि परिवहन टॉपिक से संबंधित आपके पेपर में जो पूछे जाएगा ना आंकड़ा, वो पूछा जाएगा आर्थिक समीक्षा 2025-26 का। 24-25 का आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक बातें हैं वो मैं आपको सारी बता दूंगा। मैं आपको नेशनल हाईवे में पजल करके नहीं छोड़ूंगा। अमित भाई ये मुझे पता नहीं है, तेरा कोई प्रश्न है तो वो पूछ ले, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो सड़क परिवहन में नेशनल हाईवेज आपको पता ही है नंबर चेंज हो गए, नेशनल हाईवेज की लंबाई चेंज हो गई। हां यह क्लियर है कि राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8 या 48 या 58 है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ताजमहल से जोड़ने वाला 11 या 21 है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हां NCC क्षेत्र नहीं है विंता, NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन। हाँ तो NCR का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन। NCR मैंने बता भी रखा है, लेकिन जो प्रश्न मैं बता देता हूं ना उसके बाद में आपकी आदत है उसे पूछने की। NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। यह दिल्ली पर भार कम करने के लिए दिल्ली के आसपास राज्यों के जिले लेकर के और NCR बनाया था। वैसे प्रमाणिक रूप से राजस्थान के NCR में 2 ही जिले हैं, अलवर और भरतपुर। नए जिलों के गठन के बाद कोई भी घोषणा नहीं की। नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान के जिले देखो, अलवर आ जाएगा, खैरथल तिजारा आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड आ जाएगा, डींग आ जाएगा और भरतपुर आ जाएगा। इतने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक है 2 ही है ये जिनको
प्रमाणिक किया गया है, हालांकि जिन्हें मान्यता दी जा चुकी है, जो एनसीआर के पूर्णतः हिस्से हैं वो। तो अलवर भरतपुर। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो सड़क निर्माता, सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि सड़क निर्माता किसको कहते हैं। साथियों, सड़क निर्माता कहा जाता है शेरशाह सूरी को। किसको बोलते हैं? सड़क निर्माता बोलते हैं शेरशाह सूरी को। क्या जी, शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता क्यों कहते हैं? शेरशाह सूरी ने ऐसा क्या काम करवाया जिसके लिए इसे सड़क निर्माता की उपाधि दी गई? दोस्तों याद रखना, इसी शेरशाह सूरी, इन्होंने 2500 किलोमीटर लंबी जीटी रोड को पक्का करवाया था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जीटी रोड का निर्माण नहीं करवाया था, शेरशाह सूरी ने 2500 किलोमीटर लंबी जीटी रोड को पक्का करवाया था। समझ गए? 2500 किलोमीटर लंबी पक्की जो रोड है उसको शेरशाह सूरी ने पक्का जीटी रोड 2500 किलोमीटर जीटी रोड को पक्का करवाया था। अब आप कई जगह आपने सुना भी है और ऐसा आपने पढ़ा भी हो सकता है, कहीं कोई विद्वान है उन्होंने लिख दी हो, लेकिन साथियों भी सड़क निर्माता शेरशाह सूरी को कहते हैं, इन्होंने सड़क बनवाई थी। हाँ, समझ गए ना? सड़क बनवाई थी, बनवाई नहीं थी। शेरशाह सूरी ने 2500 किलोमीटर लंबी जीटी रोड को पक्का करवाया था। अब एक बात सुनो, ये जो जीटी रोड है ना, ये सोनपुरा मध्य बंगाल से शुरू होती है और पेशावर पाकिस्तान तक जाती है। पेशावर पाकिस्तान। एक बार कभी बहुत साल पहले आरएस में एक प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा शहर जीटी रोड पर स्थित नहीं है। बहुत डीपली प्रश्न हो दोस्तों, ऐसे प्रश्न करने वाले बहुत कम होते हैं। अब एक बात सुनो, मेरो तो क्या तकड़ो रट्टो मारे डो, मेरे तो पट्टो चढ़ाए डो, किसे किसे कटकर कौन से शहर गवा कर गुजरे, कौन से माकर नहीं। हाँ, जीटी रोड को पक्का करवाया था। तो ये जो है ना, ये सोनपुरा मध्य बंगाल से शुरू होती है और पेशावर पाकिस्तान तक जाती है। तो जैसे सोनपुरा मध्य बंगाल, सोनपुरा, इसके बाद में आसनसोल, धनबाद, औरंगाबाद, रासावरास, मुगलसराय, वाराणसी, इलाहाबाद, एट्टा, आगरा, मथुरा, करनाल, लुधियाना, अमृतसर होते हुए कहां जाती है? जलंधर, अमृतसर होते हुए पेशावर पाकिस्तान तक जाती है। तो सोनपुर मध्य बंगाल से शुरू हुई, हाँ, इसके बाद में सोनपुर के बाद में आसनसोल, धनबाद, औरंगाबाद, रासारास, मुगलसराय, वाराणसी, इलाहाबाद, एट्टा, आगरा, मथुरा, करनाल, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर होते हुए ये पेशावर है पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है ना? तो ये अब शहर आप नहीं याद रखना कौन सी शहर से होकर गुजरती है, कौन से नहीं। तो अब जीटी रोड की बेसिक बातें सुनो। ये जो जीटी रोड है इसे बोलते हैं ग्रांड ट्रैक रोड या ग्रैंड ट्रैक रोड के नाम से इसे जाना जाता है। इसी जीटी रोड के उपनाम है दोस्तों, इसे कहते हैं बादशाही सड़क। सड़क ए आजम दक्षिणी एशिया की सबसे प्राचीन सड़क और मुगल काल का प्रमुख है व्यापारिक मार्ग है। कौन? जीटी रोड। जीटी का मतलब है ग्रांड ट्रैक रोड। यह ग्रांड ट्रैक रोड है, इसके उपनाम क्या है? बादशाही सड़क, सड़क ए आजम, दक्षिणी एशिया की सबसे प्राचीन सड़क और मुगल काल का प्रमुख ये क्या है? व्यापारिक मार्ग है। सोनपुर मध्य बंगाल से शुरू होती है और यह पेशावर पाकिस्तान तक जाती है। वर्तमान में इसे एनएच, नेशनल हाईवे नंबर 1 व नेशनल हाईवे नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? एनएच, नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2। इसके बाद में देखो बेसिक बातें हैं जो आपने याद रखनी है, जो चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ, अगर परिवहन के आंकड़े नहीं आ जाएं तो ये भी आंकड़े चेंज नहीं होंगे। तो राजस्थान की प्रथम सड़क नीति 1994 में घोषित की गई। सड़क विकास नीति पूछे तो 2013 में और सड़क सुरक्षा नीति पूछे तो 21 मार्च 2017 को घोषित की गई। ये तो चेंज नहीं होगी। राजस्थान की प्रथम सड़क नीति 1994 में, सड़क विकास नीति 2000, क्या हो गया, मक्खी बैठ गई है ना। सड़क विकास नीति 2013 में और सड़क सुरक्षा नीति 21 मार्च 2017 को जारी की गई थी। इसके बाद में देखो 1949 में राज्य में सड़कों की लंबाई आपसे पूछ ले तो कितनी थी? 13,553 किलोमीटर थी। 1949 में सड़कों की जो लंबाई है वो 13,553 किलोमीटर है। अब इसके बाद में ये बातें दोस्तों आप मत याद करना, ठीक है ना? ये बातें मत याद करना, मेरा कर्तव्य है बताना, क्योंकि आर्थिक समीक्षा नहीं आएगी। फरवरी में सड़कों के नए आंकड़े आ जाएंगे और पेपर है अप्रैल के माह,
ठीक है, तो पूरा मार्च पड़ो रहेगो और आधी फरवरी पड़ी रहेगी, 20-15 फरवरी तक आ जाएगी। 20 फरवरी को बजट है, 21 या 22 फरवरी की आ जाएगी, तो 6-7 दिन तो बही है, 28 तक है, तो 5-6 दिन बे है, एक महीनो बो है, तो 1.25 महीने पहला पेपर कोई भी कौन बनाए, पेपर परीक्षा से 20 दिन 25 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले बनता है, नहीं गुजरता राजस्थान में। तो इसके बाद में देखो, फिर आ जाओ राज्य में वर्तमान में सड़कों की लंबाई, ये आर्थिक समीक्षा, ये देखो मैंने लिखा है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 3,17,121 किलोमीटर है। सड़कों की कुल लंबाई 3,17,121 किलोमीटर। अब इसके बाद में देखो, सड़कों की ये तो हो गई टोटल लंबाई 3,17,121 किलोमीटर। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 10,790 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे लिख लो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये 5-6 ही तो बातें हैं जो नहीं याद करनी। अब इसके बाद में देखो, आपसे पूछ ले राज्य राजमार्गों की लंबाई, ये नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग तो है एनएच, नेशनल हाईवे और राज्य। हाँ बिल्कुल अमित, जो नई आर्थिक समीक्षा आएगी वो मैं 100% करवाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा परम उद्देश्य आपसे सिलेक्शन लेना है, इसलिए तो मैं पुरानी आर्थिक समीक्षा नहीं करवा रहा, नई आर्थिक समीक्षा 100% करवाऊंगा। पेपर से पहले अगर नहीं आती है भी, मान लो मार्च तक डिले होती है 15 मार्च तक, तो फिर मैं पुरानी आर्थिक समीक्षा करवाऊंगा। पुरानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 20 फरवरी लास्ट है, 15 फरवरी के आसपास, फरवरी में बजट है लगभग 15-20 के बीच में, बजट जिस दिन हुआ अगले दिन से नहीं आ जाएगी, यानी 2 घंटे बाद ही, क्योंकि सारा कैलकुलेशन आंकड़ा तैयार होता है, मंत्रालय विभाग को देता है, मंत्रालय, हाँ सभी मंत्रालयों से अलग अलग ले लिया जाता है, उसके बाद में वो राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है, घोषणा करते ही मैटर तैयार है, पब्लिक होगी बस। ठीक है, तो देखो सुनो, राज्य राजमार्गों की लंबाई स्टेट हाईवे ये कितने हैं, 17,376 किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, 10,790 किलोमीटर। राज्य राजमार्गों की लंबाई 17,376 किलोमीटर है। इसके बाद में मुख्य जिला सड़कों की लंबाई 14,372 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, 14,372 किलोमीटर। हाँ, इसके बाद में फिर देखो, अन्य जिला सड़कों की लंबाई है 68,265 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 2,06,318 किलोमीटर। ये सारा आप जोड़ोगे दोस्तों तो 3,17,121 किलोमीटर बन जाएगा। फिर आ जाओ, राजस्थान का सड़क घनत्व डेंसिटी, यानी प्रति 100 किलोमीटर में सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 92.66 है। राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, आपका उत्तर हो जाएगा 92.66। सर्वाधिक सड़क घनत्व पूछ ले तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले का है, जबकि न्यूनतम सड़क घनत्व राजस्थान के जैसलमेर जिले का है। तो सर्वाधिक सड़क घनत्व कौन से जिले का है, डूंगरपुर का, और न्यूनतम सड़क घनत्व राजस्थान के जैसलमेर जिले का है। फिर आ जाओ, सड़कों से जुड़े गांव सर्वाधिक पूछ ले तो श्री गंगानगर जिले में है, जबकि न्यूनतम कहां है, सिरोही में। सड़कों से जुड़े पंचायत मुख्यालय सर्वाधिक बाड़मेर में है और न्यूनतम है कोटा में। यह बात मत याद रखना दोस्तों, राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अब परिवर्तित हो गए, नए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 60 से अबव राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए। अब जैसे मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गांव के पास से ही 2 नेशनल हाईवे है, बताओ, पहले एक भी नहीं था और अब कितने हैं, 2 है, जिसमें एक तो अभी उसका सारा काम कंप्लीट हो गया, चलने वाला है, बस 15-20 दिन में काम नक्की हो गए, बिंग बाद में चाल जिएगो। तो वो एक काउंट तो हो गया। काउंट का मतलब है भी जिसको ऑथोराइज्ड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जिसको मंजूरी दे दी, जिसका निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया, उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देखो सुनो, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कितने थे, 47। एनएच की लंबाई सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बाड़मेर में है और न्यूनतम करौली में। ये दोनों आंकड़े भी चेंज हो जाएंगे, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी नए आंकड़ों के अनुसार चेंज हो जाएगी, सर्वाधिक कहां है, न्यूनतम कहां है। लेकिन एक बार आपको बता देता हूं, इसके बाद में फिर देखो, सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-52 जो 793.5 किलोमीटर है, और दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH-11 763.61 किलोमीटर है। आगे सह विस्तार बताऊंगा कैसे है। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे 52 जो 793.5 किलोमीटर है,
और दूसरा सबसे लंबा NH11। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B 919 जिसका नया नाम 919 है, ये 5 किलोमीटर है, और दूसरा सबसे छोटा 168A है जो 11.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, राज्य का पूर्णतः सबसे लंबा नेशनल हाईवे। पूर्णतः का मतलब है पूरी की पूरी लंबाई राजस्थान में है। जैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास पड़ते हैं। तो पूर्णतः का मतलब है भी जितनी लंबाई है वो सारी राजस्थान में ही है। वो कौन सा है? राज्य का पूर्णतः सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH25 है, जिसकी लंबाई 481 किलोमीटर है, जो ब्यावर से मुन्नाबाब जाता है। मुन्नाबाब कहां पड़ता है? बाड़मेर में। और ब्यावर है, वेरी गुड, ब्यावर अब जिला बन गया अजमेर से पृथक होकर के। हाँ ये ना, तो ये लो। इसके बाद में देखो, राज्य का व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ये चेंजेस नहीं होगा, ध्यान रखना। राज्य का व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है NH8 48 58। सबसे बिजी हाईवे कौन सा है? NH8, जिसके अन्य नाम 48 और 58 है। इसके बाद में फिर बात आती है एक ही जिले में सीमित राष्ट्रीय राजमार्ग। ये दोस्तों आपका मन करे तो आप याद कर लेना, अन्यथा आप मत याद करना, क्योंकि ये भी टेबल चेंज हो जाएगी। एक ही जिले में सीमित राष्ट्रीय राजमार्ग, एक ही जिले में सीमित का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार ये फैला राजस्थान का एक जिला है, इस जिले को अपने नाम दे दिया जैसे जैसलमेर, तो यहां से शुरू हुआ, यहां समाप्त हो गया। मान लीजिए यहां इस प्रकार ऐसे अपना ऐसे फैला एक जिला है जयपुर, एक नेशनल हाईवे यहां से शुरू हुआ, यहां समाप्त हो गया। अब कईयों के दिमाग में यह प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी नेशनल का मतलब तो वो होता है जो भारत के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ता है। नेशनल हाईवे का नंबर वो नाम मतलब वो नहीं होता। नेशनल हाईवे का मतलब वो होता है दोस्तों जिनका रख रखाव, जिनका निर्माण केंद्र सरकार करवाती है, वो है नेशनल हाईवे। NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करवाती है, समझ गए ना? हाँ वो है। तो एक ही जिले में सीमित देखो, NH11 ये झुंझुनू जिले में है, NH911A बीकानेर में है, 925 बाड़मेर में है, 148C जयपुर में है, 925A बाड़मेर में, 248 जयपुर में, 448 अजमेर में, 156 चित्तौड़गढ़ में और 968 है जैसलमेर में। तो ये एक ही जिले में सीमित राष्ट्रीय राजमार्ग, उसी जिले में शुरू होते हैं, उसी जिले में समाप्त हो जाते हैं। आगे आ जाओ, बात आती है राज्य में सर्वप्रथम, आपसे पूछ ले राजकीय बस सेवा, ये चेंज नहीं होगा। राज्य में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहां शुरू की गई? तो आपका उत्तर होगा राज्य में राजकीय बस सेवा शुरू की गई टोंक में। और यह कब शुरू की गई थी? 1952 में, 1952 में। ग्रामीण बस सेवा उदयपुर में 14 दिसंबर 2012 को शुरू की गई। और लोक परिवहन जो बस सेवा है, लोक परिवहन सेवा, ये 13 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। साथियों ये जो ग्रामीण बसें हैं आपने देखी होगी रोडवेज के तहत, हाँ RSRTC रोडवेज के तहत एक बस चलती थी, छोटी बस, मिनी बस, जिनकी 2 बारियां होती थी, वो थी ये ग्रामीण बस, जिनके ऊपर लिखा भी था उपनगरीय बस सेवा। सुनील वर्मा जी, ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक बाकी है जो मैं कल स्टार्ट करूंगा, वो है झील। अरे काल में ही पूरा कर दियांगा, काल स्टार्ट करांगा, काल पूरा कर दियांगा, क्योंकि आपकी 1 बजे कोई क्लास तो है नहीं, थोड़ी क्लास में लंबी ले लूंगा, तो कल में पूरा हो जाएगा। खारे पानी की मीठा पानी की सारी झीलना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम तक थाने पढ़ा दूंगा। तो ये देखो राज्य में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा टोंक में शुरू की गई 1952 में, ग्रामीण बस सेवा उदयपुर में 14 नवंबर 2012 को, और लोक परिवहन सेवा 13 नवंबर 2015 को शुरू की थी। इसके बाद में फिर आ जाता है BRO, इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। इसका स्थापना 1960 में की गई थी और इसका उद्देश्य है सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करना। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, 1960 में इसकी स्थापना की गई और उद्देश्य है सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करना। इसके बाद में एक आपने जैसे टोल प्लाजा लगा होता है, उस पर आपने देखा होगा लिखा होता है रिडकोर, RIDCOR। रिडकोर इसकी फुल फॉर्म है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान। रिडकोर फुल फॉर्म क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान। इसके मुख्यालय जयपुर में और बीकानेर में है, याद रखना। रिडकोर के मुख्यालय राजस्थान में जयपुर और क्या याद रखोगे? बीकानेर। रिडकोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हाँ, कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान।
इसका मुख्यालय जयपुर और बीकानेर में। और नेक्स्ट देखो, अगर आपसे पूछ ले रिड कोर इसका उद्देश्य क्या है, तो साथियों इसका उद्देश्य है कि सड़कों पर जैसे ओवर ब्रिज, अंडरपास का क्या करना, निर्माण करना और उनकी भरपाई टोल टैक्स लगा के और पैसा पूरा करना। यह है रिड कोर। फिर इसके बाद में है चेतक परियोजना। यह साथियों सीधा प्रश्न पूछा जाता है। चेतक परियोजना 1962 में शुरू की गई थी और यह सड़क निर्माण से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपने पढ़ा है ना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इसका उद्देश्य है महानगरों को आपस में क्या करना, जोड़ना। हाँ, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उद्देश्य क्या है? महानगरों को आपस में क्या करना, जोड़ना। महानगरों को आपस में जोड़ना। तो यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के मध्य स्थित है। और राजस्थान के इसमें जो शहर है ना, वो जैसे उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, नसीराबाद है, किशनगढ़ है, जयपुर है। इसके बाद में और आप याद रख सकते हो, जैसे जयपुर है, इसके बाद में और इसमें कौन कौन से शहर आते हैं? जयपुर के बाद में जैसे उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, हाँ किशनगढ़ है। इसके बाद में इसमें जैसे मान लो अलवर है, जयपुर, जयपुर के बाद में आप याद रखना इसमें अलवर भी आ जाता है। ठीक है, इसमें खैरथल, तिजारा है, कोटपुतली, बहरोड है, ये आ गया। तो अब ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसके नए आंकड़े आर्थिक समीक्षा में आएंगे, क्योंकि नए जिलों के गठन के बाद आर्थिक समीक्षा आ रही है, तो उसमें कौन कौन से शहर और इसमें शामिल किया, ये भी चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इसका उद्देश्य क्या है? महानगरों को जोड़ना, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के मध्य ये स्थित है। राजस्थान के इसमें है जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, नसीराबाद, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, ये शहर इसमें क्या है, आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में शामिल राजस्थान का नेशनल हाईवे NH3 या जिसका नया नाम है 44 और इसकी राज्य में लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग एक ही है NH3 जिसका नया नाम है 44, जो राज्य में जिसकी लंबाई है 28 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग NH76 या 27 है। अब देखो प्रमुख नेशनल हाईवे, 3-4 नेशनल हाईवे आपको बता रहा हूं, बाकी दोस्तों मैं ज्यादा पजल नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं 47 के 47 राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा दूं। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके यह बताओ कि 47 के 47 राष्ट्रीय राजमार्ग किस किसने पढ़ने हैं। जितने भी जैसे आर्थिक समीक्षा 2024-25 में 47 के 47 पढ़ा दूं, ठीक है नहीं? तकड़ो पट्टो चढ़ा रखियो है, लगा आगे रट्टो, मैप लगा के अब बता दूंगा भी ये यहां से जाता है, यहां से जाता है। लेकिन इन चीजों में पजल होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो आज ये एक है। अगर इजी पर्सन राजस्थान में पहली तो बात है पूछी सड़कों की लंबाई, नेशनल हाईवे की लंबाई, यही पूछा जाता है परिवहन में। या आपसे पूछ ले उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, या आपसे पूछ लेगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हो गया, या आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि हाँ मेन नहीं है, यही पूछता है प्रश्न, आज तक यही पूछा है। क्योंकि अब पहले नेशनल हाईवे क्या था कि जैसे NH8, 48, 58 पूरा का पूरा दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, दिल्ली से लेकर के और गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात होते हुए मुंबई तक, महाराष्ट्र तक एक ही था। अब भी नहीं, तोड़ के बीच में 3 नया नया नाम दे दिया, तो उनका प्रश्न बनता ही नहीं है अच्छे से। हाँ, अब आ जाओ प्रमुख नेशनल हाईवे। देखो राष्ट्रीय राजमार्ग, पहली तो आप बेसिक बात याद रखना, पहली बेसिक बात याद रखना, प्रमुख NH में पहली बात याद रखना साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग के पत्थर को पीले रंग से रंगा जाता है। कैसे? राष्ट्रीय राजमार्ग आपने देखा होगा, ऐसे सड़क पर आपने जाते हैं तो इस प्रकार ऐसे पत्थर लगा होता है, ऐसे इस पर लिखा है जैसे मान लो हनुमानगढ़ 15 किलोमीटर, इसके ऊपर यहां पीला कलर होता है, इसका मतलब होता है कि यह नेशनल हाईवे का पत्थर है। और आगे देख लो, राज्य राजमार्ग के पत्थर को हरे रंग से रंगा जाता है, यहीं लिख देता हूं, स्टेट हाईवे SH, राज्य राजमार्ग का जो पत्थर है उसको हरे रंग से रंगा जाता है, नेशनल हाईवे के पत्थर को पीले रंग से रंगा जाता है। अब आ जाओ NH, दोस्तों आपने नाम सुना है NH 71B जिसका नया नाम है 919।
NH71 भी, जिसका नया नाम 919 है, इसका परिपथ देखो रेवाड़ी हरियाणा से लेकर चलता है और ये पलवल हरियाणा तक जाता है। राज्य का जिला एक या इसमें खैरथल तिजारा और राजस्थान में लंबाई 4.58 किलोमीटर है और ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब यहां देखना, सुनो कि यहां पर हरियाणा में आपने नाम सुना होगा रेवाड़ी का। यहां पर हरियाणा में क्या पड़ता है दोस्तों, रेवाड़ी पड़ता है और यह है पलवल हरियाणा में। तो ये नेशनल हाईवे ऐसे चलता है ऐसे, और ये जो राजस्थान का जिला है ये कौन सा जिला है, ये खैरथल तिजारा है, जिसका वर्तमान में नगर नाम हो गया, नया नाम क्या हो गया, बृहत्तरी नगर हो गया। हाँ, तो बृहत्तरी नगर हो गया, किसका नाम, खैरथल तिजारा का। तो ये यहां से होकर गुजरता है, खैरथल तिजारा एक ही जिले से। ये राजस्थान का क्या है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। क्लियर हुआ। परिपथ क्या है इसका, रेवाड़ी हरियाणा से लेकर के पलवल हरियाणा, राज्य का जिला खैरथल तिजारा, राज्य में लंबाई 4.58 किलोमीटर और हाँ ये सबसे छोटा। तो यही पूछा जाता है। इसके बाद में आगे आता है NH3, जिसका नया नाम है 44। ये परिपथ देखो श्रीनगर से चलता है और कन्याकुमारी तक जाता है। राजस्थान के एक ही जिले से होकर गुजरता है, धौलपुर से, और इस नेशनल हाईवे पर धौलपुर में वन विहार अभ्यारण्य है। इसकी राजस्थान में लंबाई 28.29 किलोमीटर है और ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में शामिल है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब देखो ये रहा, ध्यानपूर्वक देखना दोस्त, ये यहां से शुरू होगा। ये देखो ये है श्रीनगर। श्रीनगर आपको पता ही है कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर से इस प्रकार ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलते 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 ये आ गया कहां पर, धौलपुर जिले में। और यहां पर है वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां है, धौलपुर में। तो वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलेगा और आगे ये आ जाएगा कन्याकुमारी। आपने नाम सुना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब बोलेंगे लद्दाख से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो ये लो इस प्रकार ये नेशनल हाईवे है, कौन सा, NH3, जिसका नया नाम है 44। और ये कौन से कॉरिडोर में, उत्तर से दक्षिण जोड़ता है, इसलिए उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में ये क्या है, शामिल है। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट इसके बाद में फिर देखो, सुनो, इसके बाद में फिर आ जाता है NH76, जिसका नया नाम है 27 और यह चलता है देखो पोरबंदर गुजरात से लेकर के सिलचर असम तक जाता है। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम, राज्य में सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और 12 जिले से होकर गुजरता है और राजस्थान में लंबाई है 412 किलोमीटर। यह पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये रहा, ये देखो यहां पर पड़ता है पोरबंदर। पोरबंदर कहां है, गुजरात में। यहां से इस प्रकार चलेगा और यह सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करेगा। तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, 12 जिले से होता हुआ यह सिलचर असम तक जाएगा। और यही प्रश्न RPSC ने 2 बार पूछ लिया कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के मध्य स्थित है। तो पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर से सिलचर कौन सा है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। और उत्तर दक्षिण पूछे तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ये लो, ये है। फिर इसके बाद में आ जाता है NH8 48 58। इसे देखो परिपथ है दिल्ली से मुंबई, राज्य का व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये अरावली पर्वतमाला के समांतर है और जयपुर में इस पर एशिया का तीसरा हाथी गांव स्थापित किया गया है। वो है कौन सा, कुंडाग्राम। एशिया का पहला हाथी गांव थाईलैंड में, दूसरा श्रीलंका में और तीसरा है ये कुंडाग्राम। समझ गए। ये लो, ये रहा। अब देखो सुनो, ये यहां से चलता है दिल्ली, दिल्ली से लेकर के और इस प्रकार ये यहां अजमेर तक, यहां तक इसका जो नाम है ना वो है NH48। पहले ये यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा NH8, दिल्ली से लेकर के और अजमेर तक। फिर ये बीच में इस प्रकार ऐसे होते हुए 48 आ जाएगा और फिर यहां करके यहां 58 आ जाएगा। तो आप 58 48 में तो पजल होना ही को नहीं। आप इतना याद रखना दोस्तों कि ये राजस्थान का क्या है, सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब नए आंकड़ों के अनुसार इसमें 3 नेशनल हाईवे और जोड़ दिए, तो वो जब आर्थिक समीक्षा नहीं आएगी तब अपने को पता चलेगा। अभी आप एक बार इतना याद रखना कि ये राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्लियर है साथियों। यहां पर अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है ना। हाँ, तो परिवहन टॉपिक कंप्लीट होता है।
दोबारा फिर मैं आपको परिवहन करवाऊंगा दोस्तों, और ये परिवहन कहां करवाऊंगा आप सभी को अच्छे से पता है। दोबारा जब अपने परिवहन पढ़ेंगे तो आर्थिक समीक्षा नहीं आने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों जब तक आप नौकरी नहीं लग जाते मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। बस अगर आप हमारा साथ बना के रखते हैं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको कामयाब बना करके ये बोलेंगे कि अब आप एक जिंदगी जियो अपनी। तो कल झील टॉपिक पढ़ लें, कल घंटे से 10-15 मिनट ऊपर हो जाएगी, एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सन नहीं पूछा है। 8-9 क्वेश्चन आना है, मेन टॉपिक का मुझे हुआ है, जैसे मान लो कृषि हो गया, पशुधन हो गया, राजस्थान का भौगोलिक परिचय हो गया, उद्योग है, खनिज है, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे 100% क्वेश्चन आते हैं। तो कल साथियों अपने झील टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ में अपने ज्योग्राफी का सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं लास्ट में आपसे यह भी बात करूंगा, भी आपके सारे टॉपिक हो गए, उसके बाद में अपने आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर में भी जैसे मान लो 16 संस्कार, जन्म से संबंधित संस्कार, मृत्यु से संबंधित संस्कार, विवाह से संबंधित संस्कार, ठीक है। फिर वस्त्र पहनावा वो पढ़ेंगे, कौन सा वस्त्र कब पहनते हैं, आदिवासियों के वस्त्र वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद में लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोकगीत पढ़ेंगे, भाषा बोलियां पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, और फिर अपनी कल्चर भी हो जाएगी कंप्लीट। तो ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।